मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 PLM, सी डिवीजन नगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है अशोक एक महान शासक, या अशोक इतिहास में महान क्यों माना जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि मौर्य वंश की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य के सहयोग से की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से ही नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी पर बिंदुसार बैठते हैं। बिंदुसार के पश्चात गद्दी पर बैठते हैं सम्राट अशोक। अशोक जो कि मौर्य शासकों में एक महान सम्राट माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक की जो माता थी एक ब्राह्मण कन्या थी। कुछ ग्रंथों में अशोक की माता का नाम धम्मा लिखा गया है और कुछ ग्रंथों में उसका जो नाम है सुभद्रांगी कहा गया है। अशोक की माता अत्यंत ही रूपवती थी, जिसको कि एक ब्राह्मण पिता बिंदुसार को उपहार के रूप में दे दिया गया था। इसके असीम सौंदर्य को देखकर अंतःपुर की अन्य रानियों ने इसको एक नाइन के रूप में, रानीवास के रूप में रखा था। सम्राट को जब इस बात का पता लगा तो उसने उसे पटरानी बना लिया था। अशोक की माता के दो अन्य नाम के बारे में भी जानकारी मिली है। तो ऐसा लगता है कि अशोक की माता के बचपन का नाम जो था धम्मा था और अपने असीम सौंदर्य के कारण ही इसका नाम सुभद्रांगी पड़ा था। सुभद्रांगी से बिंदुसार को दो पुत्र हुए थे, अशोक और दूसरा विगत शोक। अशोक ने बाल्यावस्था से ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। अस्त्र शस्त्र चलाने में काफी कुशल व्यक्ति था। अपने पिता के जीवन काल में ही अशोक ने शासन का काफी अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। वह अपने पिता के शासनकाल में अवनति और तक्षशिला का प्रांतपति भी रह चुका था और तक्षशिला के विद्रोह को दबाकर उसने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय भी दिया था। बिंदुसार की एक अन्य रानी से सुसीम नामक एक पुत्र हुआ था। वह भी शासन में योग्य था, अशोक से बड़ा भी था। सुसीम इस प्रकार अशोक का एक सुतेला भाई था। फिर अशोक का सिंहासन रोहन। अशोक को मगध के सिंहासन जो है आसानी से नहीं मिला था। बिंदुसार की ईसा पूर्व 273 में मृत्यु हो जाने पर अशोक को सुसीम के दलों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। यद्यपि ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 सुतेले भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता। अब अशोक के अभिलेखों से पता लगता है कि उसके सुतेले भाई सुसीम के साथ उसका संघर्ष तो अवश्य हुआ था। कहा जाता है कि बिंदुसार अपने सुसीम को ही अधिक चाहता था और उसी को ही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना भी चाह रहा था। सुसीम के साथ संघर्ष में अशोक विजयी रहता है और मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। अतः अशोक के राज्याभिषेक की जो तिथि है वह 269 अथवा 268 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। अब देखते हैं अशोक इतिहास में महान क्यों माना जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले अशोक एक विजेता के रूप में, इसके पश्चात अशोक एक कुशल प्रशासक के रूप में, इसके पश्चात समाज सुधारक के रूप में अशोक की भूमिका, फिर इसके पश्चात अशोक एक धर्म विजेता
के रूप में, फिर इसके पश्चात अशोक का बौद्ध प्रचारक के रूप में, फिर है अशोक कला के संरक्षक के रूप में, फिर इसके पश्चात विश्व शांति का बंधु कहा जाता है, या फिर अशोक एक राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है। इसके आधार पर इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहले है अशोक एक विजेता के रूप में। अशोक अपने पिता और दादा की तरह एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार की साम्राज्यवादी नीतियों का ही अनुसरण किया और अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए उसने मित्रता नीति को भी अपनाया। सेल्यूकस पर विजय करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने यूनानियों के साथ मित्रतापूर्ण नीति अपनाई थी। सम्राट अशोक ने यूनानियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने की नीति अपनाई और उनके साथ राजदूतों का आदान प्रदान भी किया। उसने यूनानियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति दी और साम्राज्य प्रसार के लिए अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी, कलिंगा पर उसने विजय प्राप्त की थी। कलिंगा के युद्ध में अशोक विजयी रहा था, लेकिन इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक ने प्रतिज्ञा की थी कि वह भविष्य में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ेगा और अपना पूरा जीवन जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति में ही व्यतीत करेगा। इसके साथ साथ कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके प्रचार प्रसार में उसने अपना तन मन धन लगा दिया था। तो इस प्रकार कलिंगा का युद्ध अशोक के जीवन की एक महान घटना मानी गई है। इसने अशोक के हृदय को परिवर्तित किया और वह हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया था। डॉक्टर मिश्र के अनुसार अशोक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी रहा था, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान प्रदेश तक और पूर्व में बंगाल तक फैली हुई थी। सौराष्ट्र, कलिंग, कश्मीर, नेपाल, सुदूर दक्षिण को छोड़ संपूर्ण दक्षिण भारत जो था उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। इस प्रकार अशोक एक महान विजेता था। इसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप दिया था और मौर्य वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। आइए हम देखते हैं अशोक एक कुशल प्रशासक के रूप में। अशोक महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। अशोक ने अपने पिता अर्थात बिंदुसार से बड़ा साम्राज्य प्राप्त किया था और फिर वह स्वयं भी एक साम्राज्यवादी शासक था। अतः साम्राज्य विस्तार करना उसका प्रमुख लक्ष्य था। इतने बड़े साम्राज्य को एक कुशल प्रशासक और योग्य व्यक्ति ही संभाल सकता था। तो अशोक में ये सभी गुण मौजूद थे और वह एक अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ। अशोक ने अपने प्रशासन का पूरा ध्यान रखा। हालांकि कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने नैतिकता और धर्म प्रचार और अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए काफी कार्य किए थे, परंतु इसके साथ साथ उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुसंगठित और व्यवस्थित बनाए रखा था। अशोक के राजनीतिक आदर्शों में आध्यात्मिकता भावना और मानवता दृष्टिकोण शामिल था। अशोक की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था की ही समान थी। मौर्य शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था, परंतु अशोक ने कलिंगा युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और उसमें राजनीति में आध्यात्मिकता की भावना और मानवीय दृष्टिकोण को शामिल किया और प्रेम और सहानुभूति जो थे उसके प्रशासन के प्रमुख आधार बन गए थे। इस प्रकार 3 नंबर पर है अशोक के सभी प्रशासनिक कार्य जो थे नियोजित थे। कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध विराम नीति को अपनाया था
इससे साम्राज्य प्रशासन से उसका ध्यान जो है प्रशासनिक नियोजन पर लगा था। सिंहासन पर बैठते से पहले ही सम्राट अशोक ने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था। अवंती और तक्षशिला के प्रांतपति के रूप में अशोक ने अच्छा प्रशासनिक अनुभव लिया था, अतः उसने अपने साम्राज्य का प्रशासन संभालने में अशोक को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। नेक्स्ट है अशोक के प्रशासन में प्रजा हित का चिंतन। अशोक अपने साम्राज्य में अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था, उसके सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था और उनकी समृद्धि को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। प्रजा हित के बारे में सोचना और उनके हितों के कार्य करवाना अशोक का प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य था और उसके शासन का आधार भी था। अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान ही समझता था। कलिंगा के द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक में सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करे, उसी प्रकार से मैं अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। तो पता चलता है कि अशोक ने प्रजा हित के लिए अनेक कार्य करवाए थे। वह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख ही मानता था और उनकी समृद्धि को बनाए रखने के लिए उसने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। इसके अलावा प्रांतीय शासन व्यवस्था, तो प्रांतीय शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है अशोक ने पूर्ववत बनाए रखा, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की प्रांतीय शासन व्यवस्था को ही उसने आधार बनाया। अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक का जो साम्राज्य है 4 भागों में बंटा हुआ था। उत्तरापद जिसकी राजधानी तक्षशिला रही, अवंतीपद जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणापदपति जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, चौथा था कलिंगा जिसकी राजधानी तोशली थी। इसके अलावा मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांत के अध्यक्ष प्रांतपति होते थे जो सीधे ही सम्राट के प्रति उत्तरदायी रहते थे। साम्राज्य के इन प्रांतों में राजकुमारों को ही प्रांतपति के पद पर नियुक्त किया जाता था। जब तक प्रमुख सामंत भी प्रांतीय शासक नियुक्त किए जाते थे, जब तक प्रमुख सामंत भी प्रांतीय शासक के पद पर नियुक्त किए जाते थे। जैसा कि सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार के लिए नियुक्त राजा दुशास्य यवन के प्रमाण से सिद्ध होता है। प्रत्येक प्रांत जो था जिलों में बंटा हुआ था। जिले का प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक कहलाता था। राजयुक्त न्याय और राजस्व का प्रमुख अधिकारी था। युक्त नामक अधिकारी कोषाध्यक्ष के रूप में जो है जिले की आय व्यय का हिसाब रखता था। इसके अलावा अशोक ने प्रशासन को चलाने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति प्रदान की थी, जो कि अपने अपने विभाग को संभालते थे और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखते थे। नेक्स्ट है 3 नंबर पे अशोक के समाज सुधारक के रूप में। अशोक के मानव और समाज सुधारक के रूप में, तो अशोक एक मानव और समाज सुधारक के रूप में भी स्पष्ट किया गया है। सम्राट अशोक विजेता और कुशल प्रशासनिक होने के साथ साथ एक मानव हृदय रखता था। वह हृदय से जनता का हित चाहता था। अशोक केवल आदर्शवादी ही नहीं था, बल्कि वह आदर्शों के व्यवहार को अपने जीवन में अपनाता भी था। अपने प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा की समुचित व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी। वह अपनी जनता की नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहता था। अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक लोक कल्याणकारी कार्य करवाए थे और उसने यातायात और आगमन की सुविधा बनाने के लिए अशोक ने सड़कों का निर्माण करवाया। उसके किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। पानी के प्रबंध के लिए उसने कुएं खुदवाए। पशुओं और मनुष्यों को निरोग रखने के लिए उसने चिकित्सालयों की स्थापना करवाई, जहाँ की औषधियों का मुफ्त वितरण किया जाता था।
कृषि की व्यवस्था के लिए उसने अर्थात अशोक ने तालाबों और नहरों का निर्माण करवाया। यही नहीं, अशोक ने हजारों स्तूपों, मठों और विहारों का, स्तंभों का, भवनों का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा चट्टानों, शिलालेखों, गुफाओं पर नैतिकता पूर्ण उपदेश खुदवाए गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा प्रजा का कर्जदार होता है, जिसको कि वह प्रजा के कार्य करके ही चुका सकता है। तो इस प्रकार अशोक एक प्रजा हितैषी शासक था और अपने प्रजा के कल्याण के लिए उसने अनेक कार्य करवाए थे। अशोक ने एक धर्म विभाग की स्थापना भी करवाई और उसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, धर्म की देखरेख करना, लोगों का नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना और धर्म का प्रचार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये जो मुख्य कार्य थे धर्म महापात्रों के थे। ये धर्म महापात्र गरीब, अनाथों, असहायों तथा विद्वानों को सहायता प्रदान किया करते थे। इसके अलावा सार्वजनिक विषयों की जानकारी प्राप्त अशोक के द्वारा की जाती थी। पंचवर्षीय अथवा त्रिवर्षीय दौरों के विधान अशोक के द्वारा किए गए थे। द्वितीय शिलालेख और प्रथम कालीन शिलालेख के अनुसार अशोक ने राजकों और प्रादेशिकों से लेकर युक्तों तक के लिए पंचवर्षीय या त्रिवर्षीय दौरों के विधान किए, जिससे कि ये अधिकारी देहात की प्रजा के संपर्क में आए और उनके दुख को दूर करें। इसके अलावा अशोक ने दंड विधान में भी सुधार किया। अशोक ने न्याय विभाग में भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसने दंड विधान के अंतर्गत कठोरता को समाप्त किया। चतुर्थ स्तंभ लेख में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को मृत्यु दंड से ठीक 3 दिन पहले का समय दिया गया था, ताकि वे अपने पाप का प्रायश्चित कर पाए और अपने आगामी जीवन को सुधार सकें। इसके अलावा 5वें स्तंभ लेख में स्पष्ट किया गया है कि सम्राट प्रतिवर्ष अपने राज्याभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त कर देता था। चतुर्थ स्तंभ लेख के अनुसार अशोक ने अपने राजकों को गौरव और दंड के प्रदान करने में स्वतंत्र कर दिया था, जिससे कि वो अपने कर्तव्य व कार्य जो है विश्वास और निर्भीकता पूर्वक कर पाए। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे दंड और कानून में समानता रखें और प्रजा में अपराधियों में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इसके अलावा अशोक एक सुधारक के रूप में भी स्पष्ट किया गया है। उसने साम्राज्य में अनेक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किए। अशोक ने आदेश निकाला कि मांस, मदिरा आदि के सेवन के कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाए। अहिंसा का वह अवतार बन चुका था। उसने यज्ञ में दी जाने वाली पशु बलि को बंद करवा दिया और कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे निर्दोषों को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाएं। इस प्रकार उसके राज्य से अत्याचारी अधिकारियों का लोप हो गया और अशोक अपने प्रशासन और न्याय व्यवस्था में उसने अनेक सुधार कार्य किए। इसके अलावा नेक्स्ट है अशोक एक धर्म विजेता के रूप में और बौद्ध प्रचारक के रूप में। तो कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने जैसा कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, अशोक अपनी प्रजा के न केवल वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहता था, बल्कि वह परलोक को भी सुधारना चाहता था। अशोक अपने धार्मिक आदर्शों और नैतिक कार्यों के द्वारा समस्त मानव जाति का कल्याण करना चाहता था। उसने धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति स्नेह भावना रखना, अहिंसा, सत्य, दान, आत्मनिरीक्षण, धर्म मंगल, धार्मिक सहनशीलता आदि बातों का प्रचार प्रसार किया। उसने साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया और अपनी प्रजा की नैतिक और बौद्धिक उन्नति में उसने अपना तन मन धन लगा दिया था। कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य भी करवाए। उसने धर्म यात्राओं का श्री गणेश किया
इसके अलावा अहिंसा का उसने सिद्धांत का पालन किया और उसने अहिंसा नीति के बल पर चलते हुए समाज में लोक कल्याण के संबंध में अनेक कार्य किए। अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति प्रदान की, जिनका जो कार्य है जनता की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति करना था। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को और उपदेशों को शिलाओं पर, स्तंभों पर, गुफाओं पर अंकित करवाया, जिससे कि इन धार्मिक सिद्धांतों की जानकारी प्रजा को भी हो। इन शिलालेखों में लोगों को अहिंसा, दानशीलता, परोपकार, सेवा की भावनाएं जागृत करने का प्रयास किया जाता था। इसके अलावा अशोक ने अनेक मठों, विहारों, स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने महात्मा बुद्ध की भांति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का ही प्रयोग किया और जनता की भौतिक और नैतिक उन्नति हेतु अनेक कार्य करवाए। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। इसके अलावा धर्म प्रचारकों का संगठन जो कि अशोक के द्वारा किया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को विदेशों में भी प्रसारित किया। फिर इसके बाद है अशोक एक कला के संरक्षक के रूप में। अशोक एक महान विजेता, कुशल प्रशासक और लोक कल्याणकारी राजा होने के साथ साथ कला का संरक्षक भी था। उसके समय के कला के नमूने न केवल भारत के इतिहास में बल्कि संसार के इतिहास में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अशोक से पूर्व कलाकृतियों में प्रायः ईंट और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, परंतु अशोक के समय इस क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। भवन निर्माण कला, स्तूप और गुफाएं, पाषाण स्तंभ अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। अशोक के शासनकाल में कलाकृतियां निस्संदेह उच्च कोटि की थी। अशोक ने कई मठों, विहारों, स्तूपों, भवनों, गुफाओं आदि का निर्माण करवाया। उसने श्रीनगर तथा ललित पाटन नामक 2 नगरों की स्थापना भी करवाई। उसने पाटलिपुत्र में एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उसके स्तूपों में सांची, सारनाथ, भारूड के स्तूप सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनमें सांची का स्तूप प्राचीन भारतीय कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। इसके अलावा अशोक की बाराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों की गुफाएं भी काफी प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई जो पॉलिश है आज भी शीशे की भांति चमकती है। इसके अलावा अशोक द्वारा निर्मित पाषाण जो स्तंभ हैं वे भी मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने कहे जाते हैं। इन पाषाण स्तंभों में सारनाथ का जो पाषाण स्तंभ है सबसे अधिक सुंदर है। इस स्तंभ के ऊपर शेर की मूर्तियां बनी हुई हैं जो कि मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह स्तंभ विश्व की शिल्प कला के इतिहास में अद्वितीय मानी जाती है। इसके अलावा अशोक एक विश्व शांति का दूत भी कहा जाता है। अशोक ने मानव जाति को विश्व शांति का संदेश दिया था। वह एक आदर्श मानव था। उस अशोक के विश्व शांति के संदेश कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले उसने युद्ध नीति का त्याग किया। अशोक ने कलिंगा युद्ध के पश्चात अस्त्र शस्त्र सेना त्याग दी थी और उसने अहिंसा नीति का पालन करते हुए जनता की भलाई और नैतिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। बौद्ध धर्म को अपनाकर उसने उसके प्रचार प्रसार में और उसके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में उसने अपना तन मन धन लगा दिया था। वह कलिंगा युद्ध के बाद हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया था। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन अशोक के द्वारा किया गया था। वह संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की भांति समझता था। सम्राट अशोक और समस्त प्राणी मात्र की भलाई करना अशोक अपना मुख्य कर्तव्य मानता था। अशोक ने श्रीलंका, बर्मा, यमन आदि राज्यों के साथ भी अच्छे और महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। इसके पश्चात वहाँ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अनेक
प्रचारक और भिक्षु भी भेजे थे। इसके साथ साथ सम्राट अशोक एक राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। तो अशोक एक महान राष्ट्र निर्माता भी रहा। उसने संपूर्ण साम्राज्य को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था और उसे सुशासन प्रदान भी किया। उसने संपूर्ण साम्राज्य में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था प्रचलित की। उसके प्रशासनिक सुधारों से ही सभी लोग लाभान्वित हुए। उसने राजकीय पदों के जो द्वार थे योग्यता के आधार पर सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए खोल दिए थे। अशोक एक धर्म सहिष्णु सम्राट था और सभी धर्मों का आदर सम्मान करता था। उसने सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी और जनसाधारण की जो भाषा थी पाली को दूर दूर तक उसने फैलाया भी। तो इस प्रकार अशोक अपने समय के इतिहास में भारत के अद्वितीय शासक के रूप में जाना जाता है। संसार के इतिहास में उसकी जो तुलना है सिकंदर, सीजर और नेपोलियन आदि से भी की जाती है। अशोक एक प्रबल विजेता, महान कुशल प्रशासक और एक सच्चा मानव और समाज सुधारक ही नहीं था, बल्कि एक वह महान धर्म प्रचारक भी रहा। उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसके प्रचार प्रसार में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने इस धर्म को न केवल भारत में ही फैलाया बल्कि इसका विदेशों में भी प्रचार प्रसार करवाया था। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण सहिष्णु प्रवृत्ति का था। उसने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान किया। वह एक महान समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो इस प्रकार स्मिथ महोदय ने अशोक को एक सफल शासक बताते हुए कहा कि यदि अशोक योग्य न होता तो वह विशाल साम्राज्य पर 40 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन नहीं कर सकता था और न ही ऐसा नाम और पहचान छोड़ पाता जो 2000 वर्षों के बाद भी व्यतीत होने के बाद भी लोगों की स्मृति में आज भी अशोक की छवि बनी हुई है। वसुतः अशोक एक धर्मपरायण, परोपकारी और एक लोक सेवी शासक था। मानवता के कल्याण के लिए उसने अपने तन मन और धन को लगा दिया था। तो इस प्रकार अशोक अपने महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यों के रूप में इतिहास में उसे एक महान शासक माना जाता है, क्योंकि उसने ही भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। समान प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था स्थापित कर प्रजा की सहानुभूति उसने प्राप्त कर ली थी। यही कारण है कि अशोक इतिहास में इन कार्यों और गुणों के आधार पर ही महान माना जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अशोक एक महान शासक था, यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।